हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। माई सेल्फ जी एस चौहान, फिजिक्स फैकल्टी। और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो बेहतरीन न्यूमेरिकल बनते हैं, जो आपके कंपटीशन में हमेशा पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस होने जा रहा है। तो इसको बहुत मन से आप समझिएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि नीट में वही क्वेश्चन आए जो यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन आपका जो अप्रोच है, कैसे हम एक बढ़िया क्वेश्चन को हैंडल करते हैं ना, वो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे समझिएगा। और जो बच्चे इसमें नए हैं, लेक्चर नंबर 4 में आप डायरेक्ट आ गए हैं जम करके, तो आप लेक्चर नंबर 3 सबसे पहले जाके देखना, तो ही ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। नहीं फिर आप ऐसे जो एक चीज़ों को कैसे दूसरे टॉपिक से कंबाइन करना है, कैसे मतलब इस टॉपिक को अगले टॉपिक से लिंक करना है, या फिर जो पुराना जो हमने सीखा है उसको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, वो चीज़ आपको पहले जाकर सीखना पड़ेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। जैसे हम लोग पिछला जो लेक्चर था उसमें हम एक बेहतरीन फार्मूला पाए थे, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये फार्मूले की बहुत ही ज़्यादा खासियत है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन एक तो लेंथ इतना इंक्रीज किया जाए या इतने परसेंट इंक्रीज किया जाए, रेडियस इतने परसेंट डिक्रीज की जाए, या रेडियस इतना टाइम से घटा दिया जा रहा, तो वो तो हमने क्वेश्चन सीख लिए थे इसी फार्मूले से। अब इसी फार्मूले से और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, तो ये फार्मूला वैसे आप लोग जानते हैं, इसमें कोई वैसा नहीं कि भाई चलो रो इंटू एल बाई ए किसी बच्चे को नहीं है, सबको पता है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि एक छोटा सा आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी इसको हम क्वेश्चन नहीं कहें, छोटा सा एग्जाम्पल कि हम कैसे रो इंटू एल बाई ए लिखते हैं। ऐसा नहीं कि आपने लेंथ तो देखी कि भाई ये एल की शक्ल में जो लेंथ है ना, वो एल यहाँ पे दिया है, तो आपने उसको ही क्या किया, एल मान लिया। ऐसा नहीं करना, आपको समझ करके फार्मूला लिखना। कई बार क्वेश्चन क्या होता है ना कि छोटा सा रहता है, लेकिन आप बहुत बारीकी से टॉपिक को नहीं समझे होते और आपको फिर एग्जामिनर क्या करता है, वहां पर ढेर कर देता है। तो ऐसे हमारे पास मान लो क्यूबॉइड है, लेंथ एल है, ये वाली साइड ए है और ये हाइट एच है। ठीक है, और ये मान लेते हैं हमारे पास एक कोई सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल का ये, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है ना वो रो है, रेजिस्टिविटी रो है। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, जैसे ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जहां पर आप बैठे ना उसी कमरे को आप क्यूबॉइड मान करके एक साइड को एल, ये वाली साइड ए और ये वाली साइड एच, ऐसे आप मान सकते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछेगा कि इस क्यूबॉइड में जो पॉइंट ए बी है ना, इसके अलाउंग पॉइंट ए बी का जो रेजिस्टेंस है ना, वो वैल्यू कितना होगी, सी और डी के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा। एक पॉइंट हमारे पास सॉलिड शेप का है और एक पॉइंट हम जो है ना, देखो एक पॉइंट ऐसे ये मान लेते हैं पी और ये पॉइंट मान लो क्यू। ठीक है, आप जहां पर बैठे हैं उसमें आप समझ जाना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास सरफेस दिख रही है सामने, इसके अपोजिट एक सरफेस है, एक छत और एक नीचे फर्श है, एक ये सरफेस हो गई कि ये सरफेस हो गई। तो जो पहला पॉइंट हमारे पास सामने वाली सरफेस हो और ये वाली सरफेस, इनके बीच हमने जो पॉइंट लिया इसको हम लोग कह रहे हैं ए बी। ठीक है, और छत और फर्श इनके बीच का जो पॉइंट है ना, इसको हमने क्या नाम दिया, सी डी। और जहां पर ये बोर्ड टंगा अपना, ये पॉइंट पी मान लो और सामने पॉइंट क्यू है। तो टोटल मिलाकर यहां पर इस क्यूब में हम तीन तरीके से रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस अगर किसी बच्चे को आता है तो आप कमेंट करके बता देना भाई, इस तरह में आर ए बी लिखना आ रहा, आर सी डी लिखना आ रहा, आर पी क्यू लिख रहा है। अगर आपको आता तो अच्छी बात है, नहीं तो जो बच्चे इसमें नए हैं वो समझते रहेंगे भाई। सबसे पहला पॉइंट देखो, ये फार्मूला हमें यहाँ पे लिखना है, रो इंटू एल बाई ए। रो इंटू एल बाई ए में रो का मतलब है रेजिस्टिविटी, एल का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन ये क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होता है, समझना इस चीज को। अगर ये मान लो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ये पॉइंट हमारे पास ए है, पॉइंट बी है, और हमें ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए, तो सिंपल क्या करना है, ए से आप करंट एंटर करवाओ। ए से क्या करना आपको, करंट, विद्युत धारा, जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना, यहां से करंट एंटर करेगी तो ये पूरा सेक्शन होगा जहां से करंट एंटर करके आगे बढ़ रही है। और आपको ये भी चेक करना है कि जब करंट ए से एंटर करके बी से बाहर आ रही है, तो आप ये देखना कि करंट जो है लेंथ चल रही है ना दो पॉइंट के बीच में, इसको चलते समय हर पॉइंट पर एरिया इक्वल है, अलग अलग है।
अब यहां पर एंटर की तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लिया जाए, इसके थोड़ा सा आगे खिसक जाओ, यहां पर क्रॉस सेक्शन चेक करो तब भी ए है, और यहां से करंट बाहर है तब भी कितना क्रॉस सेक्शन ए है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो करंट दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस ट्रेवल करते समय हर पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसको मिलेगा, अगर उसका वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट फार्मूला रो एल बाई ए लिख सकते हैं। अब करंट यहां पर इंटर की, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ अलग और यहां से बाहर आ रही है, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, तो आप रेजिस्टेंस यहां पर डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, जो कि फिर वहां पर करंट ये कुछ अलग एरिया इंटर करेगी, जैसे आप आगे बढ़ोगे एरिया कुछ अलग होता चला जाएगा, तो फाइनली क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो फार्मूला इतना सिंपल भी नहीं है जितना सिंपल तरीके से लोग पढ़ा देते हैं कि अच्छा रो एल बाई ए लेंथ दिख रही है, देखो रेजिस्टेंस इसका रो एल बाई ए लिख लो। लेकिन अगर हम ये पॉइंट मान लें सी और डी तो थोड़ा सा मतलब हो सकता है दिक्कत आए। अभी भी ये क्वेश्चन बेसिक सा, कोई बहुत बड़ा वैसे रॉकेट साइंस इसमें नहीं आएगी, लेकिन समझो कि फार्मूला लिखा कैसे गया है। सबसे पहला पॉइंट जो एल है ना, ये एल हमेशा करंट की डायरेक्शन में होगी। एल का मतलब लेंथ दो पॉइंट के बीच का जो करंट की डायरेक्शन में होगी। अगर हम ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड करें तो मैं ऐसा मान लें करंट ए से एंटर की और बी से बाहर आ रही है, तो आप ये बताना कि करंट की डायरेक्शन में, अब करंट एक सिंगल पॉइंट से चलते नहीं, ये ऐसे पॉइंट हमने जरूर बना दिया, लेकिन करंट इस पूरे सरफेस से एंटर करेगी, इस पूरे सरफेस से करंट एंटर करेगी, ये पूरा सरफेस। और जितना सरफेस से करंट एंटर किया ना, उतने ही सरफेस से करंट बाहर आ रही है। आप चेक करें इस चीज को, उतने ही सरफेस से करंट बाहर आ रही है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो करंट दो पॉइंट के बीच चल रही ना, हर पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है। तो सिंपल केस कहा जाएगा इसको भी। तो चलो सबसे पहले हम आर ए बी लिख लेते हैं। आर ए बी का मतलब रो एल बाई ए, एल का मतलब लेंथ जो हमेशा कहां पर होगी, करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में क्या है यहाँ पर एल, और बाई में जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जहां से करंट एंटर कर रही है ना, कितना है भाई, ये वाली साइड कितना ए और ये साइड कितना एच, ए इंटू एच हो जाएगा। सी और डी के बीच का डिस्टेंस लिख सकते हैं आप लोग, रो इंटू एल बाई ए। एल का मतलब जो करंट की डायरेक्शन में होगी, तो करंट के डायरेक्शन में क्या, ये वाली लेंथ हो जाएगी, इसको हम क्या नाम दें, एच, रो एच बाई, और ये पूरा सरफेस है जहां से करंट ऐसे एंटर कर रही है, कितना देखना भाई, एल ओ इंटू ए, ये हो जाएगा आर सी डी। अब आप आर पी क्यू भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, पी क्यू मतलब ये पूरा सरफेस है जहां से करंट ऐसे एंटर करेगी, ठीक है। ये कितना सरफेस है बताना भाई, एल ओ, और इंटू एल इंटू ये वाली साइड एच, तो रो एल की जगह पर लिखा जाएगा कितना, ए लिखा जाएगा, और वाई में कितना, एल इंटू एच। ये हो गए रेजिस्टेंस। अब इसी बॉडी के तीन तरीके से रेजिस्टेंस हमने निकाले। अब ये फार्मूला केवल एक सिंगल क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप इसी बॉडी में बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। पॉइंट आपने ए बी चेंज किया, अगर हमने ए बी पॉइंट ये मान लिया तो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला ये बन गया। यही पॉइंट ए बी हमने यहाँ पर कहीं मान लिया तो रेजिस्टेंस का फार्मूला कुछ अलग हो गया, और पॉइंट ए बी आपने चेंज किया तो रेजिस्टेंस का फार्मूला कुछ अलग हो गया। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पॉइंट्स, जो बॉडी पर आपने पॉइंट लिए हैं ना, उन पर डिपेंड करेगा। और पॉइंट जो आपने माने ना, आप ए से बी की तरफ करंट चलाओ, चाहे बी से सी, बी से ए की तरफ करंट चलाओ, तो कुल मिलाकर करंट की डायरेक्शन में जो लेंथ करंट ट्रेवल करती है, जो करंट की डायरेक्शन में लेंथ होती है ना, एक पॉइंट से एंटर करते समय और दूसरे पॉइंट से बाहर आते समय, वो जो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं लेंथ। और उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल करते समय करंट से आपको पूछना है कि सभी पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है या अलग अलग है। अगर सेम है सिंपल केस, अगर सेम नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन। तो चलिए इस चीज को नोट करो जल्दी से, फिर थोड़ा सा अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलो अभी भी थोड़ा एक बेसिक सा न्यूमेरिकल आपको दे रहे हैं हम, और केवल आपका जो कॉन्फिडेंस है, या कह सकते हैं जो पुदीने पे चढ़ाने जैसा कुछ होता है ना कि बच्चा होशियार हो गया, वैसा कुछ आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं पहले। ठीक है, ऐसे कुछ मान लेते हैं, और ये रेडियस है आर, ठीक है, ये एल। तो इस केस का रेजिस्टेंस कोई बता सकता है, इस केस का रेजिस्टेंस कितना आएगा बताना भाई। और ए बी लिखा जाएगा यहां से रो अलोंग द लेंथ
along द करंट जो डिस्टेंस यहाँ पर बन रही है ना कितना एल और बाई में ये क्रॉस सेक्शन एरिया। और देखना जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ए पर है उतना ही कहाँ पर है बी पर। तो अभी भी इसको सिंपल केस कहा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन बताएगा भाई। आप स्क्रीन पॉज करके एक बार अपने आप को चेक जरूर करें। अभी केवल बेसिक न्यूमेरिकल है, ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल है। फिर भी आप इनसे अपना जो कॉन्फिडेंस है ला सकते हैं, कोई वैसा नहीं कि देखो पहला क्वेश्चन ही आपको एक अच्छे लेवल का दे दिया जाए, ठीक है। आप स्टार्टिंग में अब कुछ भी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक जंप की बात करें, ठीक है, और आप स्टार्टिंग में ही सोचे कि भाई आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की है, आप कभी उस लेवल तक कभी गए ही नहीं, और ठीक है मैंने कहा कि भाई आपको ये जो हाइट है ना ये जंप करनी है, आपकी प्रैक्टिस ही नहीं, आपको थोड़ा बहुत मतलब आइडिया दे दिया कि अच्छा दौड़ करके आना है, जंप कर जाना है, ठीक है, वो आपको एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दे दिया और आप जो है ना इतनी हाइट जो है ये मान लो है 5 मीटर, ठीक है, ऐसे कुछ मान लेते हैं, और आप इसको जंप कर गए, बताओ अचानक से नहीं हो पाएगा। जब आप, हो सकता है कि आपने कभी जंप करना सीखा ही ना हो, तो आप क्या करोगे, पहले 1 मीटर 2 मीटर ऐसे अपना लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओगे। तो मतलब कहने का ही कोई वैसा खास मतलब मोटिवेशन नहीं कह सकते, बस ये कह रहे हैं हम कि बेसिक सा न्यूमेरिकल है, फिर इससे थोड़ा सा हल्का सा ये, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा बच्चा इसमें वैभव सूर्यवंशी टाइप है। हाँ, नाम तो सुना ही होगा, एक नया लड़का, जो नया लड़का जो अभी 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया और वो लगातार अपना नाम ऊपर की तरफ बढ़ाता ही चला जा रहा, ठीक है, लेकिन उसने बहुत प्रैक्टिस की होगी, ऐसा नहीं कि अचानक से उसको कोई दिव्य शक्ति मिल गई और फिर फाइनली वो उतना अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, वो लगातार प्रैक्टिस अगर करेगा तो ही मतलब आगे बढ़ पाएगा बंदा। और अगर आप सोचें कि मतलब कि वो अचानक से 2-4 साल की मेहनत है तो गलत है, उसकी 2-4 साल की मेहनत नहीं, बहुत लंबे समय की मेहनत है वो, तो आज के टाइम में नाम चमक गया। तो जो बच्चे लगातार प्रैक्टिस और लगातार अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे उनका ही नाम बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेहनत तो आज के दौर में हर बच्चा कर रहा, लेकिन अच्छी मेहनत और ज्यादा मेहनत, अच्छी के साथ साथ ज्यादा मेहनत भी करनी है आपको। आज के टाइम में वो नहीं कि अच्छी मेहनत करनी है कम करना है, ठीक है, वो एक अलग, वो जब कंपटीशन कम था, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम अपीयर होते थे कोई भी एग्जाम में, तो वहां पर आप ये कह सकते हैं कि भाई थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आपको ज्यादा पढ़ना, अच्छा पढ़ना है, और जुम्मा जुम्मा नहीं पढ़ना है, मतलब कि आपको हफ्ते में 1 आध दिन की, चलो ठीक है ये शेड्यूल बना लिया, शेड्यूल कुछ होता ही नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए संडे मंडे सब बराबर होते हैं, मतलब कहने का वो रेगुलर एक रिदम में ही तैयारी करता रहता है, ऐसा नहीं कि चलो ठीक है अभी मन नहीं किया नहीं पढ़ते, ठीक है। और पहली बात, जो बच्चा अपना एक टारगेट डिसाइड करके चलता है, ये सबसे अच्छा पॉइंट आपको बोल लें, जिस बच्चे के माइंड में यहाँ पर बैठ गया कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में, मुझे कुछ करना है, भले ही वो आपका आईटी फील्ड है, नीट फील्ड है, या कोई XYZ कोई से फील्ड है, अगर ये माइंड में बैठा लिया बच्चा तो फिर उसको शायद कभी जल्दी से बुखार भी ना हो, मतलब कहने का बुखार का मतलब कि हल्का फुल्का जुकाम हुई और पढ़ाई बंद कर दिया, या फिर आज मन नहीं कर रहा, ऐसा उसकी डिक्शनरी में शब्द होगा ही नहीं। तो जिस बच्चे का यहाँ पर गोल क्लियर है और मन से मतलब इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो गारंटीड फिर उसके लिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये सब दुनियादारी की जो बातें ना वो ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए होती हैं। पढ़ने वाला बच्चा आंख बंद करके पढ़ता रहता, मेहनत करता रहता है, और फाइनली लास्ट में उसको रिजल्ट के द्वारा अपने आप को शो करना पड़ता है कि हाँ मतलब पूरी मेहनत तुम्हारी अच्छी रही है, ठीक है। चलो भाई अब वापस आते हैं, ज़्यादा मोटिवेशन हो गया होगा, कोई बात नहीं, ऐसा बीच बीच में कभी कभार ऐसा देखो, हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कि मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, ठीक है, वैसा कुछ नहीं, फिर भी चलो देखो वापस। अब जैसे ये मान लो एक अंदर सिलेंडर है, इसके रेडियस है R1 और बाहर वाला सिलेंडर इसकी रेडियस है R2, ठीक है, और यहाँ पर ये सॉलिड है, और पॉइंट हमने ऐसे मान लो A है और ये पॉइंट B है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा B। तो A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन अभी भी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप चेक करो कि A से B जब करंट चलेगी तो क्या पूरा एरिया होगा जहां से करंट ऐसे ट्रेवल करेगी, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाएगा इसका, और करंट यहां से बाहर आएगी ना तो ये भी क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया।
और आपको चेक करना है कि ए से बी जब करंट ट्रेवल की है तो इन दोनों पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही क्यों लगा। अगर सेम है तो फाइनली सिंपल कैलकुलेशन होगा। क्या करना भाई, क्या करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल से इसमें कैलकुलेशन करना है। क्या लिखें भाई, रो और करंट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस बनती है ना उसको एल कहा जाता है, और बाई में क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट केवल ये वाला जो पार्ट है ना इससे करंट ट्रेवल कर रही है। आप चाहो तो इसको ऐसे बना के चेक कर लो। देखो करंट केवल ये वाला जो पार्ट है ना इसमें करंट चल रही है, ठीक, इस वाले पार्ट में। ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। तो आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स हल्की फुल्की। तो जो एरिया होगा ना हमारा कितना भाई, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। बताओ ये लिखा जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो आप यहाँ से पाई कॉमन लो, अंदर क्या बचा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये आ जाएगा रेजिस्टेंस। अभी भी सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब देखो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कह के आपको, है ना। चलो बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम, और इसको थोड़ा सा जो ये सिलेंडर था ना ऐसे हमने वर्टिकल बनाया था, इसको हॉरिजॉन्टल बना देते, लटा देते हैं इसको, इस सिलेंडर को ऐसे हॉरिजॉन्टल बना दे रहे हैं, ठीक है। इस सिलेंडर को लिटा दिया गया। ये देखो, अब ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा कर लेगा तो उसको हम नगद 20 रुपए का पुरस्कार देंगे भाई। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ठीक है। और वही फिर से जो डायमेंशन इसका है, रेडियस अंदर वाले सिलेंडर की R1 है, अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस R1 और बाहर वाले की R2 है, ठीक है। और ये पार्ट इसका सॉलिड है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस है ना वो कितना है। अब ये क्वेश्चन अगर आप कर ले गए तो फिर मान लेंगे भाई आप थोड़ा सा होशियार टाइम बच्चे कहला रहे हैं, ठीक है। चलो आप स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको ट्राई जरूर कर लेना, उसके बाद फिर आप अपना आंसर और अपना तरीका मैच करना, ठीक है, तरीका मैच करना जरूर। अब आप देखना कि करंट यहाँ से जब इंटर करेगी ना इस पॉइंट से, तो ऐसे ये ऊपर की ओर बढ़ रही होगी, ठीक है। करंट ए से इंटर करके बी से बाहर आएगी, और ये अंदर वाला सिलेंडर मानते हैं, ये अंदर का सिलेंडर और इसके पूरे सरफेस से करंट ऐसे बाहर आ रही है। अब आपसे करना, इस पूरे सरफेस से जब करंट स्टार्ट होगी ना तो इसका जो एरिया बनेगा, कर्व सरफेस एरिया कितना, 2 पाई R इंटू लेंथ, ठीक है। अब R का वैल्यू इस सिलेंडर के लिए R1 है और बाहर वाले सिलेंडर का इसके लिए R2 है। तो करंट A से जब स्टार्ट हुई तो यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया जो बना 2 पाई R1 इंटू L, और जब करंट इस सरफेस से बाहर आ रही है ना तब एरिया बना 2 पाई R2 इंटू L। अब दिक्कत यहां पे आ गई भाई कि करंट A से भी जब चल रही ना तो यहां पर एरिया ऐसे लगातार बढ़ता चला जाएगा। एरिया अगर चेंज होगा ना तो फाइनली क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन। बेसिक से इंटीग्रेशन बहुत टफ नहीं कह सकते इसको। तो हमें क्या करना है, छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट, चूंकि जब भी इंटीग्रेशन आएगा तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है पहले तोड़ो फिर वापस जोड़ो। और ये बात आपको बहुत बार बताई गई, तोड़ तोड़ करके जो जोड़ने की कला है ना इसको ही क्या कहता है हिंदी में, इंटीग्रेशन। तोड़ तोड़ करके जोड़ने की जो कला है ना इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इंटीग्रेशन। सिंपल सा कैलकुलेशन अभी भी कहा जाएगा। देखो नीट में अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे, अब पेपर टफ बनेगा इजी बनेगा, आप इस चीज़ को जाकर वहाँ पर कि भाई देखो आपने पेपर टफ क्यों बनाया, क्योंकि हमने तो इतना लेवल की पढ़ाई की ही नहीं, तो फिर वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। सिलेक्शन देखो सभी का नहीं होना है, चाहे पेपर आसान हो चाहे टफ हो। और दूसरी बात, जितनी सीट वहाँ पर डिसाइड है कि भाई इतनी सीट पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा तो उतना सिलेक्शन तो होगा ही होगा। अब आप चाहे पेपर आसान ले आओ चाहे पेपर टफ ले आओ, उतने बच्चे तो वहाँ पर जाने जाने जितनी सीट है। बस अंतर क्या है कि जो एक बच्चा बढ़िया लेवल की पढ़ाई करके बैठा ना उसके लिए फिर कोई डर नहीं कि अच्छा मतलब भाई पेपर आसान आएगा तो मैं शेर हूँ, नहीं आसान आएगा तो फिर मैं जो है, अब हमें कुछ नहीं बोलना इसके बाद, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखो पेपर आसान होगा टफ होगा वो सबके लिए होता है, पेपर आसान होगा टफ होगा वो सबके लिए होगा, लेकिन सिलेक्शन तो
होना ही होना, ऐसा नहीं कि पेपर टफ हो गया तो फिर सिलेक्शन किसी का भी नहीं हुआ, ऐसा होगा क्या? नहीं। बस क्या है, कट ऑफ जो कभी 650 जा रही थी, कट ऑफ अब थोड़ा अंदर आ जाएगी, तो सिलेक्शन तो होगा ही होगा ना। लेकिन ये टफ पेपर, इजी पेपर सबके लिए होता है। पढ़ने वाले बच्चों के मन में जो डर होता है ना, वो कभी नहीं रहता है कि पेपर टफ हो गया तो क्या होगा भाई। तो उतनी लेवल की पढ़ाई पढ़ लो ना, अगर आप इतनी बेसिक सी पढ़ाई पढ़ लिए हो, और इसमें जाने में आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे लाना है, और वैसे नहीं कि आपको मतलब वो जो जेई लेवल की मैथमेटिक्स है वो आपको लानी है, बेसिक बेसिक मैथ है। अब बेसिक मैथ आपको नहीं आते, फिर फाइनली आप क्या कर सकते हैं बताओ? आप केवल फिजिक्स में उतना ही समझोगे जितना आपको एक बोर्ड लेवल का बच्चा होता है, जहां पर उसको सिंपल फार्मूला बेस्ड पढ़ाई पढ़ाई जाती है, रटवाई जाती हैं चीजें। अब आप कंपटीशन की पढ़ाई पढ़ने बैठे ना, तो आप ये क्वेश्चन कर लिए अच्छी बात, लेकिन आप ये पूछो कि सर इसमें और अच्छे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो चलो ये क्वेश्चन बन गया, इससे भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, हाँ बन सकता है, ठीक है। ये सिंपल अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, बेसिक से मैथ है। और बेसिक मैथ आपको देखो, नीट वाले बच्चों की बात करें, बेसिक मैथ आपको पढ़ाई जाती है, और आप अगर बेसिक मैथ नहीं जानते कि क्या है बेसिक मैथ का रोल कितना है, या बेसिक मैथ हमें बिल्कुल भी नहीं आती, तो आप एक काम करना, फिजिक्स मंत्रा बाय चौहान सर का जो पेज है, चैनल है आपका, पेज क्या कहें, चैनल, इस चैनल को आप सर्च करके, जो बच्चे इसमें नए हैं, और सर्च करके भाई आप जो है ना, सर्च कर लेना उसमें बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में क्या क्या चीजें आती हैं तो आपको पहले से पता होगा। बेसिक मैथ में देखो, ग्राफिकल पार्ट बेसिक मैथ, इंटीग्रेशन बेसिक मैथ, डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ, और आपके जो ये टिग्नोमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गई, ठीक है, ये भी बेसिक मैथ का ही पार्ट होता है। और बेसिक मैथ भी कौन सी, टिग्नोमेट्री में आपको ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी महाभारत टाइप पढ़ाई जाती है, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है। तो आप देखना इस क्वेश्चन को भी आसानी से आप कर ले जाओगे, अगर आपको बेसिक मैथ आती है, तो नहीं आती तो नहीं कर पाओगे। चलो सबसे पहले देखो, इस पार्ट का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट हमने चूज किया, इसका रेजिस्टेंस है dr, और ये जो मटेरियल है ना, इसकी रेजिस्टिविटी रो है। आपने क्या किया, एक सिलेंडर से एक पतली सी लेयर का एक सिलेंडर ऐसे कट किया, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लो, जो सिलेंडर हमने कट किया उसकी थिकनेस कितना है, dr, नहीं बनाया क्या? चलो बना देते हैं पहले यहाँ पे। इसके रेडियस r है, और इसमें कुछ थिकनेस भी है जिसको हमने मान लिया dr, रेडियस r और थिकनेस क्या है इसकी, dr। इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस आपको लिखना है। रेजिस्टेंस का मतलब था रो इनटू रेजिस्टिविटी, तो सेम रहेगी भाई। लेंथ का मतलब जो करंट की डायरेक्शन में होगी। अब इस छोटे से एलिमेंट का ही रेजिस्टेंस आपको लिखना है, तो इस करंट की डायरेक्शन में, करंट देखो यहां से एंटर करेगी और यहां से बाहर आएगी, तो जो ये रेजिस्टेंस हमारा बनेगा ना, ये वाले सेगमेंट का, तो यहाँ पे लेंथ जो करंट की डायरेक्शन में है कितना है, dr। और बाई में क्या, ये पूरा जो हमारे पास सिलेंडर बन रहा है ना ब्लू पार्ट का, इसका एरिया कितना बनेगा, 2 पाई r इंटू एल। अब इतना अगर आपने लिख लिया, मतलब कि आपको इसके बाद ज्यादा कष्ट नहीं होने वाला है। टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसको आप r मान लो, और क्या किया जाए, इसे छोटे छोटे रेजिस्टेंस को तोड़ तोड़ करके फिर वापस क्या करना है, जोड़ना है। डाई जोड़ना क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्केलर है। चलो भी बताना, इसमें जो वेरिएबल है हमारा पार्ट कौन सा है, r, और रो अपॉन 2 पाई इंटू एल, ये चीज कॉन्स्टेंट है, तो आप इसमें क्या करेंगे, r को इंटीग्रेट करेंगे। अब r का लिमिट, लिमिट का मतलब जहां से एलिमेंट आपको पहली बार मिला है ना, और आखिरी बार एलिमेंट कहां पर मिल रहा है, वो जो लिमिट है ना, वो ऐसे डिसाइड होती है कि जो पहला एलिमेंट है उसकी रेडियस क्या है, और आखिरी एलिमेंट उसकी रेडियस क्या है। तो पहला एलिमेंट हम यहाँ पर बना सकते हैं, इसकी रेडियस क्या है, r1, और आखिरी एलिमेंट यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसकी रेडियस r2। तो लिमिट चलेगी हमारी r1 से r2। यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बचपन में आपने इसको सीखा होगा, 1/r का इंटीग्रेशन ln r, और ln r में आप अपर लिमिट ln r2 माइनस ln r1, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। तो आप इसको ln r2 माइनस ln r1 को ln r2 बाई r1 लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा ln r2 बाई r1। ये हो जाएगा हमारा आंसर फाइनली, ठीक है। ये कोई फार्मूला नहीं है, बस हमने इसको हाईलाइट करने के लिए आंसर हमारा है। बात समझ में आ रही है? ये भी बेसिक सा ही क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं कह सकते इस चीज को। इससे अच्छा क्वेश्चन भी है हमारे पास। क्वेश्चन का देखो ढेर सारा मटेरियल है, ऐसा नहीं कोई रट्टू चीजें यहाँ पर आपको बताई जा रही है रट करके, अच्छा चलो ठीक है रात भर रटा गया सुबह, वैसा कुछ नहीं। क्वेश्चन की लिमिट ये आप अच्छे से समझ लेना,
अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एक चैलेंज के तौर पर कि अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर मान सकते हैं कि भाई आपका जो जेई है वो आपका बढ़िया लेवल का है। ठीक है, जेई वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। जेई वाले बच्चे इस चीज को, या एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहे हैं, बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सा बिल्कुल चुटकुला, चुटकुला क्या चुटकुले कहते हैं इसको भाई, बिल्कुल छोटा सा इत्तू सा क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ, ये कंसंट्रिक स्फीयर है, सेल है, ऐसे कुछ मान लेते हैं, और अंदर वाले की रेडियस R1, बाहर वाले की रेडियस है R2, रेस्टिविटी रो, और बीच में मटेरियल है, यहाँ पर ये खोखला मतलब कैविटी यहाँ पर ऐसे कुछ, और आप ये पॉइंट मान लो ए है हमारा और ये पॉइंट बी, तो ए और बी के बीच का फिर से डिस्टेंस आपको लिखना है। अब आप एक बार फिर से चेक करो, स्क्रीन पॉज करके इसको एक बार अच्छे से ट्राई जरूर कर लेना कि ए और बी के बीच का मेरा डिस्टेंस है, और ये सेल्स हैं। ठीक है, अंदर वाले की रेडियस R1, बाहर वाले की रेडियस है R2, और करंट इस अंदर वाले सरफेस से ऐसे निकलना स्टार्ट होगी और बाहर बी की तरफ जब बढ़ेगी तो इसका एरिया लगातार ऐसे बढ़ता चला जाएगा। फिर से यहाँ पर क्या है, एरिया लगातार चेंज हो रहा है। क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन। करंट देखना कुछ ऐसे पूरे सरफेस से बाहर की ओर ऐसे ट्रेवल करेगी करंट। अब ए से बी जाते समय करंट के जो पाथ में एरिया आएंगे ना, उन सभी एरिया का वैल्यू सेम रहेगा कि अलग अलग। और यहाँ जब करंट बाहर आएगी ना, अच्छा यहाँ पर जब करंट इस सरफेस से बाहर आ रही है तो कितना है सरफेस एरिया, 4 पाई R1 स्क्वायर, और जब करंट इस सरफेस से बाहर आएगी तब 4 पाई R2 स्क्वायर। तो एरिया हमारा लगातार वेरी कर रहा है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या, पहले इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ो, फिर वापस क्या करो, इनको जोड़ो। तोड़ तोड़ करके जोड़ना क्या कहलाता है भाई, इंटीग्रेशन। तोड़ तोड़ करके जोड़ना क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तोड़ तोड़ करके जोड़ना ये इंटीग्रेशन होता है। अब आपने एक छोटी सी यहाँ पर सेल जिसकी थिकनेस बहुत पतली सी एक लेयर आपने कट की है सेल की, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ना, इसके लिए रेडियस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या मानी जाएगी, सेम। ठीक है, ऐसे रेडियस इसकी R है और इसका थिकनेस है मान लो dr। अब इस सेगमेंट का रेजिस्टेंस हम बहुत कम मान के चलेंगे, क्योंकि बहुत पतली सी लेयर आपने यहाँ पर कट की है, रेजिस्टेंस हमने मान लिया dr। क्या लिखा जाएगा, रो, और करंट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ना उसको L कहा जाता है, तो ये जो थिकनेस है ना इसको क्या कहा जाएगा, लेंथ, दैट इज dr। और बाई में क्या लिखा जाए, इस सरफेस से जो करंट बाहर आएगी ना वो सरफेस एरिया कितना, 4 पाई R स्क्वायर। फिर से इसमें क्या वेरी कर रहा, R, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, R1 से लेके R2। तो आप टोटल रेजिस्टेंस जब लिखोगे यहाँ पे, नेट रेजिस्टेंस क्या लिखा जाए, R, और इसमें क्या करना भाई, आपको क्या करना है बताना, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर रो अपॉन 4 पाई, ये चीज कांस्टेंट है, बचा क्या हमारे पास, 1 बाई R स्क्वायर इंटू dr, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी हमारी, R1 से लेके R2। अब आप चेक करो, अच्छा जिन बच्चों को बेसिक मैथ बिल्कुल भी नहीं पता है तो आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला x की पावर n इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 बाई में n+1। ठीक है, वो फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। अब ये पहले ऊपर जाएगा तभी इंटीग्रेट हो पाएगा, क्योंकि उस शक्ल में आपको लाना है इसे। तो x की पावर n मतलब कि x की पावर -2 बन जाएगा, r की पावर -2 बन जाएगा, और जितनी पावर बनेगी ना उस पावर में एक ऐड करना और टोटल पावर से डिवाइड कर लेना है। तो अगर हम यहाँ पर r की पावर -2 लिख लें तो -2 + 1 क्या बचेगा, -1, और बाई में -2 + 1 क्या बचेगा, -1। तो फाइनली आप इस चीज को लिख सकते हैं भाई -1/r, चूंकि यहाँ पर देखना ये r की पावर -1 बचेगा, और इसको आप नीचे ले जाओ तो फाइनली यहाँ पर पावर +1 हो जाएगा। लिमिट चलेगी R1 से R2 हमारी, बाकी का गाना गा सकते हैं। अपर लिमिट क्या लिखें बताना भाई, R2 -1/R1। अब इसके बाद तो सिंपल सी कहानी बची कैलकुलेशन की, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप इसको देखो यहीं पर खत्म कर लो, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाओ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला टर्म पहले लिख लें, माइनस वाला टर्म बाद में। तो आप लिखोगे यहाँ से रो अपॉन 4 पाई 1/R1 - 1/R2, और आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो फाइनली यहाँ से क्या बन जाएगा, रो इंटू R2 - R1, और बाई में क्या 4 पाई R1 इंटू R2। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, हीट वाला चैप्टर होता है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट, वहां पर क्वेश्चन आया हुआ है।
वहां पर क्वेश्चन था कि हीट करंट यहाँ पर कितना होगी, और हीट करंट का जो प्रोपोर्शनलिटी है वो कुछ इस शक्ल में ही आ रही थी। जैसे यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, वहां पर थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछना चाह रहे, लेकिन फिर भी बिना कैलकुलेशन के आप कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसकी डिपेंडेंसी R1 R2 पर कैसी है, तो आप यहाँ से चेक करना कि जो डिपेंडेंसी है आर की R1 R2 पर, तो ये हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू R2। अब ये भी आप रट लोगे तो अच्छी बात है, बिना कैलकुलेशन के आप कर सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी याद पता नहीं रहे कि ना रहे, तो आप ऐसे सिंपल तरीके से सीख करके इसका डायरेक्ट यहाँ पर आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो। इससे अच्छा भी क्वेश्चन हम लोग देखो भी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी अभी बेसिक क्वेश्चन ही कहा जाएगा। नोट कर लिया इसको। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए, क्योंकि इतने भी आसान क्वेश्चन जेई में नहीं आते हैं अभी तक। तो मान लो नीट और आपका जेई मेंस दोनों कवर हो रहा था, कुछ और भी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल। भले ही देखो आप ये कहो कि नीट में सर इस लेवल का नहीं आएगा, बिल्कुल आपकी बात को मानते हैं, लेकिन सीखते समय, सबसे पहला पॉइंट, सीखते समय अगर आपको फिजिक्स में 80% 70% फिजिक्स वाला क्वेश्चन आपको मिल रहा, तो फिर वो आपके लेवल का माना जाएगा। और फिर भी आपको सीखते समय अगर आपको एक अच्छी मैथमेटिक्स भी मिल रही है, तो फिर आप उसको भी एक्सेप्ट कर लो। पढ़ते समय सबसे पहला पॉइंट ये है ना कि नीट वाले बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो अपने आप को एक कमजोर श्रेणी मानते हैं कि हमें देखो मैथ नहीं आती, ठीक है, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, मैथमेटिकल अप्रोच ज़्यादा उसमें, तो फिर हमारे लेवल का नहीं है। ये आपकी गलत सोच होती है। स्टार्टिंग में आप ऐसा पढ़ लो ना, फिर आपको ऐसा लगे कि भाई देखो ये क्वेश्चन हमारे, चाहे वो जे मेंस का हो चाहे नीट का हो, हम इस लेवल की तैयारी करके बैठे हैं। अगर आप केवल बेसिक बेसिक चीज़ों को ही पढ़ के बैठो तो फाइनली आप वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, रिजल्ट ये निकलेगा कि आप 45 में से 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो सही करके आओगे, लेकिन फिर आपका एक अच्छा जो रिजल्ट आना चाहिए, एक अच्छी रैंक आनी चाहिए, वो नहीं आ पाएगी। सभी बच्चों को सिलेक्शन होता है, लेकिन सभी बच्चों के रैंक को अगर मान लेते हैं कि 1,25,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है नीट के थ्रू एमबीबीएस कॉलेज में, तो ठीक है, लेकिन अब ये बताना कि 1,25,000 जो बच्चे हैं, क्या सबकी रैंक सेम होती नहीं होती है? क्या सबको एक अच्छे लेवल का जो मेडिकल कॉलेज होता मिलता है? नहीं मिलता है। सिमिलर चीजें आपको जेई में मिलती हैं, वहां पर भी रैंक का मतलब ये होता है ना कि भाई सिलेक्शन तो सबका हो गया, लेकिन रैंक सबकी अलग अलग होती है, और उसी रैंक के बिहाफ पर आपको कॉलेज अलॉट होते हैं, और हर कॉलेज को एक पोजीशन दी जाती है कि अच्छा ये कॉलेज टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वहाँ का जो इन्वायरमेंट है पढ़ने का, आपको अच्छे बच्चे वहाँ पर मिलेंगे, उनसे आपका कंपटीशन होगा, तो फिर आप एक अच्छा, ये जो आपका एक नॉलेज एक बढ़िया बन के निकल के वहाँ से आएगा, एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे। आपको मान लो एक 3rd क्लास के मेडिकल कॉलेज आईटी कॉलेज फेंक दिया जाए, तो फिर आप वहाँ पर उन बच्चों से अपने आप को कम्पीट करोगे, तो फिर आपको बाहर जो फाइनली इंजीनियर या डॉक्टर मिलेंगे ना, उनके मुकाबले आप कहीं कुछ रहेंगे ही नहीं। तो कहने का मतलब कि सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ना है। अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ना तो आप अपना दायरा डिसाइड करो, और आपको रैंक के लिए पढ़ना तो आपको दायरा कभी भी डिसाइड नहीं करना है, तो चाहे नीट का बच्चा हो चाहे जेई का बच्चा हो। जब दायरा डिसाइड कर लेंगे, एक बाउंड्री डिसाइड कर लेंगे, फिर आप केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं कि अच्छा मतलब 720 में या 300 में, या फिर आपका जे एडवांस जो भी पेपर नंबर का आता है, तो उसमें फिर आप अच्छा चलो सिलेक्शन इतने पे होता ना, तो हम इतने नंबर से 2-4-10 नंबर ज़्यादा का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो रिजल्ट ही निकलेगा कि फिर वहां पर आपका सिलेक्शन ही हो सकता है, रैंक आपकी कभी नहीं आएगी। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आप भले ही आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप स्क्रीन पॉज करके पूरे मन से एक बार इसको ट्राई जरूर करना। ऐसे ये पार्शियल कोण कहा जाता है इसको, ठीक है, पार्शियल कोण। ये कुछ ऐसे मान लो कोण है, और इसको कहते हैं पार्शियल कोण, ठीक है। लेंथ एल है, और इसके जो सामने की ये वाली सरफेस की जो रेडियस है ना, इसको ए मान लिया है, और
अपोजिट जो ये वाला सरफेस इसकी रेडियस है b। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये रेडियस है b और दो पॉइंट हम मानते हैं, ये है कैपिटल ए पॉइंट और ये है कैपिटल बी पॉइंट, रेस्टिव रो। तो क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस मतलब आर ए बी ये बताना है। अब आप चेक करो कि जब करंट ए से या बी से, दो में से कोई भी एक पॉइंट आप मान लो जहां से करंट आपको एंटर करवानी है, करंट अगर ए से एंटर करेगी तो आप बताने पूरा सरफेस है जहां से करंट एंटर करेगी, और ये पूरा सरफेस होगा जहां से करंट बाहर आएगी। अब इस सरफेस का एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर, सामने वाले सरफेस का एरिया पाई बी स्क्वायर। तो करंट ए से बी की तरफ चलते इसमें एरिया अलग अलग ट्रेवल कर रही है, तो इसमें फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब एक छोटा सा एलिमेंट और उस एलिमेंट के जैसे कितने एलिमेंट आप और बनाएंगे उन सबको क्या करना है, जोड़ते चले जाना है। तो ये हमने मान लिया एक छोटा सा एलिमेंट, और ये एलिमेंट जो बनेगा ना डिस्क टाइप बनेगा, ठीक है, जो कि सॉलिड कोन है, ठीक है, सॉलिड पार्शियल कोन, और इसकी रेडियस आप मान लो y है ये, ठीक है। और ये जो एलिमेंट आपने कट किया है ना, x डिस्टेंस पे चल के, इस एंड से एक डिस्टेंस पे चल के dx थिकनेस का, x डिस्टेंस पर चल करके कितना, dx थिकनेस का। समझ में आ रही बात। अब इसका डिस्टेंस हम लिख सकते हैं dr, इसका वैल्यू कितना होगा भाई रो, और करंट की डायरेक्शन में करंट ऐसे चलेगी, फाइनली यहाँ पर जो ये वाला एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस हम लिखने जा रहे हैं, इस रेजिस्टेंस में करंट ऐसे कुछ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से करंट एंटर करेगी, यहाँ से बाहर है, कितना लेंथ होगी बताना है dx, और बाई में ये जो हमारे पास डिस्क टाइप एलिमेंट आपने ऐसे कट किया है, इसका एरिया कितना होगा, पाई वाई स्क्वायर। अब दिक्कत इसमें आ रही है क्या, कि हमें y को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर dx की जगह पर dy होना चाहिए था, या अगर हमें x को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर y की जगह पर x होना चाहिए था। थोड़ा सा दिक्कत इसमें आएगी हमें, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि y तो, अच्छा कोई ये भी कहेगा सर आप इसको y ही लिख लो, ठीक है, आप इसको y लिख लो, फाइनली यहाँ पे dy अपॉन पाई वाई स्क्वायर, गलत है। x पर चल के dx का एलिमेंट कहा जाएगा, ऐसा नहीं कहेंगे x पे चल के y का dy का एलिमेंट, ऐसा नहीं, x पर चल के dx का एलिमेंट। तो अब थोड़ा सा इसमें आपको मैथमेटिक्स थोड़ा सा अप्लाई करनी है, और अभी भी हम कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जो होती है, tan थीटा sin थीटा, वो अप्लाई करना है। तो देखना यहाँ पर भाई, अच्छा ये वाली लेंथ ना, इसको हम a कहेंगे, और ये जो ये वाला पार्ट है ना केवल इतना, इसको क्या कहा जाएगा देखना भाई एक बार, ये a है और ये पूरा y है, तो ये जो पार्ट है ना केवल ये वाला, ये कितना होगा, इसको यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट होगा y माइनस a। अब आप फिर देखना ये पूरा पार्ट b है और ये कितना है a, तो ये वाला सेगमेंट कितना हो जाएगा हमारा, b माइनस a, ठीक है। और आप ये थीटा मान लो, ठीक है, थीटा मान लो, tan थीटा आप चेक करो, एक छोटा सा ये ट्रायंगल है, एक छोटा सा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, तो tan थीटा आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा लिखा जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर, दैट इज y माइनस a, और बेस कितना है यहाँ पर x, और यही tan थीटा हमारा दोबारा क्या लिखा जाएगा, b माइनस a और बाई l। tan थीटा बराबर कुछ, tan थीटा बराबर कुछ, कुछ बराबर कुछ, ये गाना आपको पहले से ही आता होगा। y माइनस a बाई एक्स बराबर क्या लिखे बताना भाई, b माइनस a बाई l। और अब इसमें क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस y माइनस a इंटू एल बराबर b माइनस a इंटू एक्स। अब हमें देखो, या तो y को रिप्लेस करो, या तो dx को जैसे तैसे करके dy में कन्वर्ट करो। अब ये हमारे पास जो फंक्शन ना, इसको हम एक काम करते हैं, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पे लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, जो भी लिखना चाहो। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास देखो dx, और l कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया जाए, जगह कम है तो यहीं पे लिख ले रहे हैं, देखो हम l इंटू डी डी एक्स, क्या लिखा जाए, y माइनस a, और राइट हैंड साइड देखना भाई डी डी एक्स
बी माइनस ए इंटू एक्स। अब इसमें देखो y तो वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो आप इसको l इंटू डी वाई और डी एक्स। और राइट हैंड साइड देखना, b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, और dx ओवर dx मतलब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 1। तो आप चेक करो यहाँ से dx रिप्लेस करना आपको यहाँ पे, तो dx बराबर क्या बन रहा है, l अपॉन बी माइनस वाई इंटू डी वाई। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं यहाँ से dx बराबर l इंटू डी वाई और b माइनस ए। अब आप इस चीज को जो dx है ना यहाँ पे रिप्लेस कर लो, तो dr का जो फंक्शन आएगा हमारा कितना देखना भाई, रो इंटू डी एक्स मतलब l इंटू डी वाई, और बाई में क्या है b माइनस ए डी एक्स की जगह पर, और बाई में है पाई इंटू वाई स्क्वायर। अब जो चाहिए था हमें y को इंटीग्रेट करना है, तो वहां पर ऊपर dy होना चाहिए था, dy आ गया। अब आप चेक करो y का लिमिट, y हमारा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा, इस सरफेस पर आप आओगे तो y का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा a, और इस सरफेस पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा b। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक भाई, नेट रेजिस्टेंस मतलब l रो b माइनस वाई और b माइनस ए इंटू पाई, और आप इस चीज को अभी इंटीग्रेट किए थे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जैसा कुछ था ना, और फाइनली उसका इंटीग्रेशन अभी हमने लिखा था माइनस का 1 बाई एक्स है माइनस का 1 बाई आर, और लिमिट हमारा a टू b चल रहा है यहाँ पे। बताओ क्या लिखें डायरेक्ट इसको हम, माइनस का 1 अपॉन वाई और लिमिट a टू b, रो l अपॉन पाई b माइनस ए, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना बन जाएगा बताना भाई, माइनस 1 अपॉन बी और प्लस का 1 अपॉन ए, तो प्लस का 1 अपॉन ए हम पहले लिख लें और 1 बाई बी बाद में, b माइनस ए और बाई में क्या बन जाएगा इन टू बी, तो आर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा रो एल अपॉन पाई b माइनस ए, और ऊपर क्या है b माइनस ए और बाई में क्या है इन टू बी, b माइनस ए ने b माइनस ए को मार दिया। फाइनली यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, रो एल अपॉन पाई ए बी।